उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना को हमने 3 भागों में बांटा था और पहला जाना था कि शासन सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है। दूसरा हमने जाना था कि सत्ता का स्वरूप, सत्ता के स्वरूप में हमें 5 चीजें जाननी थी, इसमें हमने 3 जान ली। ठीक है, हमने जान लिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, हमने जान लिया कि समाजवादी का क्या मतलब है, हमने जान लिया कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है। आज हम जानेंगे लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है और गणराज्य का क्या मतलब है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब? लोकतंत्र शब्द जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। तो क्या हुआ इसका मतलब? जनता का शासन। लोकतंत्र डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेशिया से बना है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। तो ओवरऑल क्या हुआ? जनता का शासन। तो इस प्रकार लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने किसी को, अमेरिका में एक शहर है गेट्सबर्ग, तो गेट्सबर्ग भाषण के दौरान उन्होंने एक लाइन बोली थी लोकतंत्र से संबंधित। क्या लाइन थी? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ये किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। कहां बोला था? अमेरिका के गेट्सबर्ग शहर में। ठीक है, ये पूछ लिया था कि किस भाषण के दौरान बोला था, तो किस भाषण के दौरान? गेट्सबर्ग भाषण के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन ये अब्राहम लिंकन का अपना थॉट नहीं था, उन्होंने अपने भाषण में इस लाइन को प्रयोग किया था, भाषण में इसका उपयोग किया था। ठीक है, तो ये दिया किसने था ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट एक ग्रीक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है क्लियोन। आज तक आपको यही पता रहा होगा ना कि अब्राहम लिंकन के स्पीच में अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। जी नहीं, अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने इस स्टेटमेंट को यूज किया था। लोकतंत्र की जो परिभाषा है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन इसको देने वाला जो दार्शनिक है वो कौन है? ग्रीक के एक दार्शनिक है जिनका नाम है क्लियोन। क्लियोन दार्शनिक ने स्टेटमेंट दिया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग के दौरान दिया था या बोला था। ठीक है, तो हमने जान लिया कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र को हम 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। डेमोक्रेसी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। ठीक है, अब इनको विस्तार से हम समझते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां लोकतंत्र की संस्थाएं और प्रक्रियाएं अनुपस्थित होती हैं। मतलब वहां संसद नहीं होगा, विधायिका नहीं होगी, जितनी भी लोकतंत्र की जो संस्थाएं होती है, जो प्रक्रिया होती है कि भाई एक निर्वाचन होगा, मंत्री चुने जाएंगे, विधायिका होगी, ये सब नहीं होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां लोकतंत्र की संस्थाएं और प्रक्रियाएं अनुपस्थित होती हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जहां जनता प्रत्यक्ष रूप में शासन का संचालन करती है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब जैसे जो वहां समुदाय होगा, जो जनता होगी, आपस में इकट्ठा हो जाएगी और निर्णय ले लेगी कि भाई हाँ ठीक है ये होगा। जैसे गांव में आप छोटे छोटे पंचायत नहीं देखा करते हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण होते हैं कि जहां प्रत्यक्ष रूप से लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी विश्व में आप एग्जांपल है तो विश्व में विशुद्ध रूप से कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते इतनी बड़ी जनसंख्या, कहीं इकट्ठा तो पहले इकट्ठा कैसे होगी इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर इतनी बड़ी जनसंख्या में कौन किसकी बात सुन रहा है, पूरा चिल्लापन हो जाएगा। तो विश्व में विशुद्ध रूप में कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड में इसके कुछ अंश देखे जाते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन अपनाए जाते हैं। कुछ साधन जैसे कि जो वहां नगर क्षेत्र होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं ना, जैसे पंचायत जैसे होते हैं, तो आपस में लोग मिलकर उसको संचालित करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन अपनाए जाते हैं। कहां? स्विट्जरलैंड में। तो एक तो हमारा हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हाँ, अगर हम प्राचीन समय में जाए तो प्राचीन यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। तो प्लेटो ने वर्णन भी किया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए 5000 से 5040 के लगभग जनसंख्या होती है। इससे ज्यादा जनसंख्या होती है हो तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं। तो प्राचीन यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्राचीन यूनान जो था वो नगर राज्य में बटा हुआ था, सिटी स्टेट में बटा हुआ था, जिसको बोला था पोलिश। जिसको क्या बोला जाता था? पोलिश, POLIS। ठीक है, प्राचीन यूनान नगर राज्य में बटा था जिसको पोलिश बोला जाता था। और वो 2 वर्गों में बटा था, एक स्वामी वर्ग होता था और एक दास वर्ग होता था। स्वामी मतलब मास्टर क्लास और एक होता था स्लेव क्लास। स्वामी वर्ग में 20% लोग आते थे, यानी 5000 का अगर आप 20% निकाले तो लगभग 1000 निकल रहा है। ठीक है, तो मास्टर क्लास में 1000 लोग आ गए 5 में से, बाकी 4000 किसमें आ रहे हैं? दास क्लास में आ रहे, जिनके कोई अधिकार नहीं होते थे। तो वस्तु तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र चला कौन रहा होता था? स्वामी, जो मास्टर क्लास होता था, जिनकी जनसंख्या कितनी थी? 1000, सिर्फ 1000 निर्णय लेते थे। ठीक है, 4000 के पास कोई अधिकार नहीं था। आप अरस्तु की जो पुस्तक है, अरस्तु ने संपत्ति का जो सिद्धांत दिया है, संपत्ति के सिद्धांत में उन्होंने संपत्ति को 2 प्रकार की बताई है, एक निर्जीव और एक सजीव। निर्जीव में उन्होंने जैसे वस्तु हो गया, धन दौलत जमीन जायदाद, क्या है? निर्जीव उन्होंने बताया। और सजीव संपत्ति में उन्होंने जीव जंतु और दास दासियों को उन्होंने सजीव संपत्ति बताया, जिनके कोई अधिकार नहीं होते थे। ठीक है, तो जो स्लेव क्लास होती थी लगभग 5000 में 4000 के पास कोई राइट ही नहीं है, तो चला कौन रहा? 1000 लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता
जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और उनके प्रतिनिधि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो शासन का संचालन करती है। यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब शासन का संचालन करती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है अप्रत्यक्ष रूप में, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसको हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक होता है हमारा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अभी संसदीय लोकतंत्र क्या है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है, इसको देखिए विस्तार से मैंने समझाया है। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र दोनों में अगर हम अंतर देखें तो संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका एग्जांपल जैसे ब्रिटेन में है और भारत में, यहाँ पे क्या है संसदीय लोकतंत्र है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहाँ है, जैसे अमेरिका में है, यूएसए, ठीक है। तो पहला इसका प्रमुख अंतर क्या है कि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए होते हैं और विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का क्या होता है, निर्माण होता है। हम जानते हैं कि भारत में जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, जो संसद के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं से कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री कौन होगा, राज्य मंत्री कौन होगा, रक्षा मंत्री कौन होगा, सुरक्षा मंत्री कौन होगा, शिक्षा मंत्री कौन होगा, खेल मंत्री कौन होगा, ये क्या है, इनका चुनाव कैसे होता है। इनका जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं से हमारे कार्यपालिका के सदस्यों का निर्माण होता है। यानी विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हैं, क्योंकि जो विधायिका के सदस्य हैं वही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। विधायिका अपने में से ही कुछ लोगों को कार्यपालिका के लिए चयनित कर दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, हमने बताया, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री। तो इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसमें, संसदीय लोकतंत्र में, ठीक है। वही जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, वहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में विधायिका को क्या बोला जाता है, कांग्रेस। जैसे भारत में विधायिका को संसद बोला जाता है, वैसे ही अमेरिका की जो विधायिका है उसको क्या बोला जाता है, कांग्रेस। तो अगर कोई व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य होगा, यानी अगर उसे कार्यपालिका का सदस्य बनना है तो उसे विधायिका का सदस्य नहीं होना होगा, यानी उसे कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए विधायिका से यानी कांग्रेस से पहले क्या देना होगा, इस्तीफा देना। यानी कांग्रेस का सदस्य मंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकता, यानी विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। अगर वो कार्यपालिका का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, पहले उसे विधायिका से यानी कांग्रेस से क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा, त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग सदस्य होते हैं, यानी तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तीनों आपस में पृथक होते हैं, तीनों की अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां होती है, ठीक है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और ना ही कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। और यहाँ न्यायपालिका भी न्यायपालिका भी क्या होती है, अलग होती है। जैसे भारत में न्यायपालिका क्या है, भारत की न्यायपालिका जो है वो आंशिक रूप से पृथक है, पूर्णतः न्यायपालिका भी भारत की पृथक नहीं है। क्यों, क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि जो न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हम जानते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, जहां पे प्रधानमंत्री इत्यादि की सलाह लेता है ना। तो इस प्रकार क्या है, जो न्यायपालिका पृथक तो है लेकिन पूर्णतः पृथक नहीं है, ठीक है, आंशिक रूप से पृथक है, ठीक है। तो तीसरा हम अंतर देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की क्या होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच में अंतर पाया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब होता है राष्ट्रपति, यानी वह कार्यपालिका जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन चलाया जाता है। कोई भी विधेयक, कोई भी कानून, कुछ भी मतलब अगर देश में लागू होता है, चलाया जाता है तो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। जैसे अभी आपने G20 देखा था, या इतने सारे सम्मेलन होते, लिखा रहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स यू, ठीक है। तो कोई भी शासन के जो आदेश होते हैं, कोई भी विधेयक आता है तो किसके नाम से चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। क्यों, क्योंकि यह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण जैसे राष्ट्रपति हो गया। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जिनके पास जनता की वास्तविक शक्ति निहित होती है। जनता का जो स्रोत है, सत्ता का जो स्रोत है जनता, उसकी वास्तविक शक्ति जिसके पास निहित होती है उसको बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण जैसे हमने बताया प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच में अंतर नहीं होता। हम देखते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं, वही हेड ऑफ स्टेट है और वही क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, वो स्टेट के भी हेड है और गवर्नमेंट के भी हेड है, शासन के भी हेड है और क्या है, राज्य के भी हेड है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों के बीच में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, तो भारत में राष्ट्रपति, आप संविधान में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। भारत के संविधान में कहीं भी निश्चित कार्यपालिका का कोई समय सीमा नहीं है, यानी भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा। अमूमन मान लिया जाता है कि 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है और नई सरकार सत्ता पे आती है, ठीक है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शासन कर सकता है, करता है, ठीक है। तो अमूमन 5 साल तक के लिए माना जाता है, यानी 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है और नई सरकार आती है, ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अगर सोचिए, अगर निश्चित कार्यकाल होता तो सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 13 दिन के लिए बने, एक बार 1 साल के लिए बने। कितनी ही सरकारें इस देश में, कितने प्रधानमंत्री नहीं आए इस देश में जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर उनकी
क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाता है, फिर दोबारा चुनाव होता है, अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाए इतने सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए। यानी अगर इनका कार्यकाल निश्चित होता तो ये अपना कार्यकाल पूरा करते, इसका मतलब इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता वास्तविक कार्यपालिका का, ठीक है। लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। 5 वर्ष दिया हुआ है संविधान में कि भाई भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या है, यहाँ जो कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, किसमें, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल निश्चित है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो 4 वर्ष से पहले उन्हें कोई नहीं हटा सकता, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया है वहां भी, लेकिन बहुत जटिल है, अत्यंत जटिल, यानी 4 वर्ष से पहले आप उन्हें हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक वहां जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका क्या मतलब है, संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सरकार की एक ऐसी शासन प्रणाली से है, ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब यह है कि सरकार के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी मंत्रालय के हों, अपने सामूहिक कार्यों और निर्णयों के लिए एक साथ जिम्मेदार होते हैं। यदि मंत्रिपरिषद में किसी एक सदस्य के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि भारत में प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो सभी जितने भी मंत्री होंगे उन सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि संसदीय लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। वही अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो होता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये होता है, उदाहरण समझिए, जैसे अमेरिका में विधायिका क्या बोलते हैं, कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस के कोई सदस्य कोई गलत काम करता है तो उसे पूरे कांग्रेस या सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, वह सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है, और उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत यहाँ पर निजी उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता, किसमें, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। तो अब यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि संसदीय लोकतंत्र या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंतर बताइए। आपसे यूपीएससी पूछेगा क्या भारत को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए। अपना तर्क प्रस्तुत करें, आप अपनी राय दें, तो आप क्या बोलेंगे। तो इसके लिए आपको संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पता होना चाहिए था। और एक और चीज, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र दोनों के गुण अवगुण भी पता होने चाहिए, फिर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो अब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के गुण और अवगुण क्या है। सबसे पहले हम संसदीय लोकतंत्र के क्या जानते हैं, अवगुण जानते हैं, कमियां जानते हैं। पहला, संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, राजनीतिक अस्थायित्व पाया जाता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाया जाता है, स्थायित्व नहीं पाया जाता। जैसे हम देखते हैं कि कभी भी लोकसभा भंग हो जाती है। कितने सारे प्रधानमंत्री, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, कितने सारे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल ही पूरा नहीं, कोई 13 दिन में प्रधानमंत्री बनता है, फिर हट जा रहा है, फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ रहा है, फिर वही चुनाव की प्रक्रिया, फिर वही पैसे खर्च, फिर वही समय की बर्बादी, है ना। तो क्या हो रहा है, इससे राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है, इससे संसदीय लोकतंत्र से। यही कारण इसका अवगुण है। दूसरा क्या है, योग मंत्रिपरिषद के निर्माण, जो योग मंत्रिपरिषद होता है उसके गठन की संभावना कम होती है। योग मंत्रिपरिषद के गठन की संभावना क्यों कम, क्योंकि हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। और कितने सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो चुनाव लड़े तो वो जीतेंगे ही नहीं। कितने सारे जो साइंटिस्ट है, अच्छे किसी फील्ड के एक्सपर्ट है, अगर वो चुनाव लड़े वो नहीं जीतेगा भाई। और जो मंत्रिपरिषद है, जो विधायिका है, उसी में से कोई सदस्य कार्यपालिका का हिस्सा होगा। और हम देखते हैं कि कैसे कैसे सदस्य विधायिका में कई बार हो जाते हैं और वो बाद में कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं। तो योग मंत्रिपरिषद के गठन की संभावना भी क्या होती है, कम हो जाती है। इसके क्या है, अवगुण है। ऐसा नहीं कि इसमें अवगुण ही है, इसके कुछ गुण भी है। पहला गुण, जो संसदीय लोकतंत्र है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। संसदीय लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इससे तानाशाह की प्रवृत्ति कम होती, तानाशाह नहीं आ सकता भाई। ऐसा थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री कोई डिसीजन ले लेंगे बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से, है ना। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही निर्णय लेना, तो तानाशाह की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, तानाशाह से रक्षा होती है संसदीय लोकतंत्र में। एक और अहम बात कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका दोनों में आपस में सामंजस्य पाया जाता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच सामंजस्य पाया जाता है, जिससे कार्य में गतिरोध नहीं उत्पन्न होता। क्योंकि हमने देखा कि विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो अगर वो कोई निर्णय लेंगे तो आपसी सहमति से लेंगे, तो इसमें कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वो दोनों ही विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो आपस में सामंजस्य बिठाते हैं, सामंजस्य से कार्य करते हैं। तो इनमें विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य पाया जाता है, जिससे गतिरोध नहीं उत्पन्न होता। तो ये हमारी संसदीय लोकतंत्र के गुण और अवगुण हो गए। अब हम जानते हैं कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अवगुण क्या है और उसके गुण क्या है। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का पहला अवगुण तो यही है कि तानाशाह की आशंका उत्पन्न हो सकती है, तानाशाही की आशंका उत्पन्न हो सकती है। तानाशाही की आशंका क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से अलग होती है, और यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी नहीं है। हर व्यक्ति अपने पर्टिकुलर कार्य के लिए यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। तो तानाशाही की संभावना उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या है, अलग है, पृथक है, जिससे कार्य में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो सकता है या गतिरोध उत्पन्न होता है। किसमें, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये इसके दो अवगुण है। पहला, तानाशाही की आशंका उत्पन्न होती है, भाई 4 साल तक अगर अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया तो उसको हटाना बहुत बहुत चुनौती का काम है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब जो बाइडेन से पहले आए थे, 2 बार उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लगभग उनको हटाना असंभव सा होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है।
तो तानाशाह की क्या होती है, संभावना उत्पन्न हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, हमने बताया कि कार्यपालिका और जो विधायिका दोनों अलग होते हैं, जिसके कारण गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अवगुण है, गुण भी है। जैसा पहले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होता है, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होता है। राष्ट्रपति को हटाना कोई मामूली बात नहीं है, महाभियोग ले आना और फिर उसको पारित करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत लगभग असंभव प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक तो राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप है, उनको महाभियोग लाया गया 2 बार, हमने बताया, जो बाइडेन से पहले नहीं हटाया जा सका, अभी भी वो है, लाना महाभियोग लाना, उनको हटाना बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। तो इससे क्या हो रहा है, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हो रहा है कि भाई 4 साल के वो आए हैं तो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करके जाते हैं। दूसरा इसकी एक सबसे अच्छी मुझे खासियत लगती है कि योग मंत्री परिषद के निर्माण की संभावना होती है, योग मंत्री परिषद के निर्माण या गठन की संभावना होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विधायिका है, जो अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस बोले थे, जो विधायिका के सदस्य है वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। यानी जैसे हमारे यहाँ क्या है, अगर आपको कार्यपालिका का सदस्य होना है तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना होगा, या अगर आपको चुन लिया गया है तो आपको पहले सदस्यता ग्रहण करनी होगी लोकसभा या राज्यसभा की, है ना। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां कार्यपालिका का सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो अगर आप विधायिका के सदस्य हैं तो आपको इस्तीफा देना होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर कोई किसी विशेष क्षेत्र का एक्सपर्ट है, अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसको कार्यपालिका का सदस्य चुना जा सकता है, चुन लेती है ना। तो योग मंत्री परिषद के निर्माण की वहां क्या होती है, संभावना होती है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की सबसे अच्छी खासियत होती है, जो 2 प्रमुख खासियत है, इसके गुण होते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे, जैसे एक प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। देखिए, इसी प्रश्न को हल करने के लिए हमने इतनी बड़ी भूमिका समझी, इस चीज को समझा, ऐसे आंसर अब हम फ्रेम करेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है ये क्या है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को हमें अपना लेना चाहिए, क्यों बोला जा रहा है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए, और फिर हम अपनी राय रखेंगे कि हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। तो अब जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो पहले क्यों का उत्तर देंगे कि भाई अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्यों अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के लिए सजेशन दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1989 के बाद, 1989 के बाद एक दलीय बहुमत जो थी, एक दल का जो प्रभुत्व था, एक दलीय प्रभुत्व टूट गया। एक दलीय प्रभुत्व टूटा तो बहुदलीय प्रभुत्व अस्तित्व में आया, बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। बहुदलीय व्यवस्था में क्या हुआ, जितने भी दल थे सब थोड़ा थोड़ा बहुमत पाने लगे। अब क्या हुआ, गठबंधन का युग आ गया। गठबंधन का युग आया तो क्या हुआ, अगर किसी दल को अपना बहुमत नहीं देना, किसी को खींच लिया बीच में ही, तो लोकसभा भंग। तो हमने देखा कितने प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, हर बार लोकसभा भंग हो जाती है आधे में ही, कोई 1 साल, कोई 13 दिन, कोई 4 साल। तो बहुत राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी बहुदलीय व्यवस्था के कारण। एक दलीय प्रभुत्व टूट गया, बहुदलीय व्यवस्था आई, बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन का युग आया। गठबंधन के युग से क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। तो ये बोला जाने लगा कि भाई हमारे देश में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अब आना चाहिए। अब ये आपने रीजन दिया कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्यों आना चाहिए, क्यों कहा जा रहा है। अब आप अपनी राय रखेंगे, अपना मत देंगे। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र ही उचित है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जैसे देश में एक बड़े स्तर पर, जहां गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, धर्मवाद, भाषा, क्षेत्रवाद इतना ज्यादा चरम सीमा पर है, और साथ ही साथ जनता है उसका भी रुझान, उसका भी जो झुकाव होता है, वो जब वोट डालती है, चुनाव जब किसी व्यक्ति का चयन करती है, तो वो भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर चुनाव देती है, इत्यादि के आधार पर अपना मतदान देती है, अपना वोट देती है। तो संभावना बनी रहेगी कि कोई कट्टर व्यक्ति राष्ट्रपति चुन जाए, और अगर कोई कट्टर व्यक्ति राष्ट्रपति चुन गया और अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो इसका मतलब उसको हटाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, और एक तानाशाह की प्रवृत्ति इसमें आ सकती है। कोई एक व्यक्ति जो विशेष धर्म को मानता है, अगर वो सत्ता पे आ गया और अगर उस धर्म की जनसंख्या ज्यादा है, जिस चीज की जनसंख्या ज्यादा होगी, जिन लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी, आप जानते हैं लोकतंत्र में जिसका बहुमत ज्यादा वही सत्ता पे शीर्ष पे। तो किसी जाति के या किसी विशेष जाति का अगर जनसंख्या बहुत है, उस जाति का व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर आया, तो जातिवाद बहुत फैलेगी, धर्मवाद बहुत फैलेगा, क्षेत्रवाद बहुत फैलेगा। अभी आप महाराष्ट्र में देख रहे, भाषा नहीं बोल पा रहे आप अगर मराठी, तो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े, मारपीट। तो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, धर्म, जाति, ये सारे कारक जो है ये एक नकारात्मक भूमिका निभाएंगे। ऐसे व्यक्ति को सत्ता पिला सकते हैं जो तानाशाह बन जाए, और अगर अध्यक्षात्मक प्रणाली हुई तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन होगी प्रक्रिया, ठीक है। और तब तक तो वो देश का, बल्कि 5 साल तक में तो देश का क्या कर देगा, आप समझ ही सकते हो क्या कर देगा, ठीक है। अभी जब ऐसा व्यवस्था नहीं है, संसदीय लोकतंत्र में ये सब होता है। दूसरा हम अपना कारण देंगे कि हमने एक लंबे समय से देख रहे हैं कि राजनीतिक जो अस्थायित्व थी उसकी समस्या खत्म हो गई है। हमने देखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा, कितने प्रधानमंत्री हुए अभी तक जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, वर्तमान प्रधानमंत्री उन्होंने भी अपने कई कार्यकाल पूरे कर लिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो राजनीतिक अस्थायित्व का जो मुद्दा बना हुआ था, वो कई दशकों से जो बना हुआ था मुद्दा, वो समाप्त हो चुका है, यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का जो प्रश्न है वो अपना महत्व खो चुका है। तीसरा कारण कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने जो संसदीय लोकतंत्र है उसको मूल ढांचा घोषित किया है। संसदीय लोकतंत्र को मूल ढांचा घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मूल ढांचा थोड़ा समझिए। देखो, मूल ढांचा संविधान में कोई शब्द नहीं वर्णित है मूल ढांचा संबंध की, संविधान में मूल ढांचा का कोई वर्णन नहीं। मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट की देन है। मूल ढांचा का मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे में लगभग अब तक 25 से अधिक मुद्दे दिए हैं, 25 से अधिक आर्टिकल, अनुच्छेद, सब चीजें रख चुकी हैं, ठीक है। मूल ढांचे का मतलब होता है
जिसमें अगर मूल ढांचे में कोई आर्टिकल कोई भी चीज अगर डाल दी जाएगी तो संविधान संसद संशोधन भी नहीं कर सकती। संसद उनमें किसी भी प्रकार का संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती। ये मूल ढांचे का मतलब होता है। मूल ढांचे का मतलब है अगर मूल ढांचे में किसी चीज को डाल दिया गया, कोई आर्टिकल कुछ भी डाल दिया गया, कोई मुद्दा कोई विषय डाल दिया गया है, तो इसका मतलब है वो संविधान का मूल है। उस पर संसद किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकती, किसी भी तरह का संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती। और अगर करना भी चाहे तो 3 तरीके हो सकते हैं अगर इसको हटाना है। अगर पहला तो सुप्रीम कोर्ट यही इस बात को ही खारिज कर दे कि मूल ढांचे के सिद्धांत को ही खत्म कर दे, पहला। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दे कि नहीं, जो संसदीय लोकतंत्र है ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। तीसरा, आप पूरा संविधान ही बदल दो, तभी मूल ढांचा खत्म हो सकता है। तो संविधान पूरा बदलना इतना संभव नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों कहे? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो बहुत लंबी प्रक्रिया, कई सारे जज बेंचेस डिसाइड होते हैं कि 5 जजों की बेंच थी, कितने जजों की बेंच थी, है ना। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि मूल ढांचे से कुछ हटाया गया, जो डाल दिया गया वो डाल दिया गया। 1973 में केशवानंद भारती के बाद ये मूल ढांचे का सिद्धांत आया, ठीक है। तो जो संसदीय लोकतंत्र है ये मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इसमें संवैधानिक संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र ही सर्वोत्तम है, उचित है। और क्यों उचित है? आपने अपने तीनों तर्क और मत भी दे दिए, ठीक। तो ये हमारा था लोकतंत्रात्मक, यानी लोकतंत्रात्मक से क्या मतलब है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है? गणराज्य, रिपब्लिक से मतलब एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गणराज्य का तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो मनोनीत या वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। अब राज्य का प्रमुख का क्या मतलब है? देखो, 2 होता है, एक होता है राज्य का प्रमुख और एक होता है शासन का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट भारत में कौन है? राष्ट्रपति। हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है जिनके नाम से, राज्य का प्रमुख का मतलब होता है जिनके नाम से राज्य का शासन चला जाता है। जैसे भारत का शासन भारत के राष्ट्रपति के नाम से चला जाता है। जैसे वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो उनके नाम से भारत का राज्य, भारत में जो शासन चलाया जाएगा तो किसके नाम से चलाया जाएगा? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से चलाया जाएगा, ठीक है। तो राज्य का प्रमुख का मतलब होता है जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है, हेड ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है, शासन का प्रमुख मतलब होता है वह जो वास्तव में शक्ति या सत्ता का स्रोत होता है। हमने जाना कि सत्ता का स्रोत जनता होती है, वह जो जनता की वास्तविक शक्ति को धारण किया हुआ है, ठीक है। यानी जो वास्तव में शासन चलाए वो होता है हमारा, क्या होता है? हमारा शासन का प्रमुख। जैसे भारत में प्रधानमंत्री हो, क्या है? हमारे शासन के प्रमुख हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल लीजिए ब्रिटेन का और भारत का, थोड़ा और क्लियर करते हैं। ब्रिटेन भी हम जानते हैं लोकतंत्रात्मक देश है और भारत भी लोकतंत्रात्मक देश है। लेकिन ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, संविधान तो है लेकिन फिर भी राजतंत्र है। और भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हम जानते हैं कि भारत में जो शासन का प्रमुख होता है, जैसे प्रधानमंत्री, उनका चुनाव कौन करता है? जनता करती है, ठीक है। और जो चुने हुए मंत्री होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप में क्या करते हैं? राज्य का जो हेड होता है उसका चुनाव करते हैं। जो चुने हुए मंत्री परिषद है वो आपस में क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस प्रकार, और आप ये भी अनुमान नहीं लगा सकते लोकतंत्र में जहां गणराज्य होगा वहां आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हम क्या जान सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के बाद कौन होगा? कोई बता सकता है? कोई भी व्यक्ति इलेक्टेड हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसे विधायिका चाहे राष्ट्रपति बना सकती है ना। वंशानुगत नहीं होगा, मनोनीत नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, ठीक है। वैसे ही आप ब्रिटेन में जाइए, आप जानते हैं कि अभी चार्ल्स हैं, चार्ल्स के बाद जब जो चार्ल्स तृतीय है उसके बाद अब कौन राजा बनेगा? उनका संतान बनेगा, ये निश्चित है। फिर उनके जो संतान होगी, पहली बड़ी संतान होगी वो बनेगी। अगर उसके बाद पुत्री हुई, पुत्र हुआ तो बनेगा। तो यहाँ पर क्या है? हम अनुमान लगा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि वहां क्या है? जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? वंशानुगत है। राजा रानी वंशानुगत होते हैं। तो वहां लोकतंत्र तो है, वहां प्रधानमंत्री तो होता है, वो चुना जाता है जनता द्वारा, लेकिन वहां हेड ऑफ स्टेट जो है वंशानुगत है। वो क्या है? वंशानुगत है, मनोनीत होता है, निर्वाचित नहीं होता। और भारत में क्या होता है? निर्वाचित होता है। यही अंतर है। कई दफा बोल देते हैं कि लोकतंत्रात्मक और गणराज्य एक ही होते हैं। लोकतंत्रात्मक और गणराज्य एक नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता स्रोत होती है सत्ता का। जनता स्रोत होती है सत्ता मतलब जो शासन का हेड है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उसका स्रोत कौन होगी? जनता होगी। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो शासन का जो हेड होता है उसका स्रोत कौन है? जनता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, यानी सत्ता का स्रोत जो जनता है उसकी वास्तविक शक्ति कौन धारण किया हुआ है? प्रधानमंत्री धारण किए हुए हैं, है ना, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। यही कारण कि आप देखते हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस को, क्योंकि भारतीय गणतंत्र राष्ट्र है, तो गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, है ना। तो ये अंतर है गणराज्य में और लोकतंत्र में, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक। और गणराज्य का आप क्या मतलब है? आप जाने कि वह देश जहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राज्य का प्रमुख है, वो वंशानुगत या मनोनीत ना होकर क्या होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक। ये मतलब होता है हमारा गणराज्य का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोकतंत्रात्मक क्या है, लोकतंत्र क्या है और गणराज्य क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सत्ता का उद्देश्य क्या है प्रेमबल में। फिर हम प्रेमबल की आलोचना देखेंगे कि प्रेमबल की आलोचना क्यों होती है। बस यही से हमारा प्रेमबल खत्म होगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर आप बोर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।